हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जीआईसी के लिए जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने 7 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। जीआईसी के लिए हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसके अलावा नेट जेआरएफ के लिए भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको भी जा कर के देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारा जो भी सिलेबस है वो पीजीटी के एकदम सेम है, आप सभी को पता है। तो हमने पीजीटी का जितना भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया है और जितने भी वीडियोस हैं उसकी भी प्लेलिस्ट है, तो आप उसको जा कर के ज़रूर देखिए, क्योंकि जीआईसी और पीजीटी का सिलेबस जैसा कि आप सभी को पता है एकदम सेम है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप सारे के सारे जितने पीजीटी के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे आप उसको भी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्प होगा उससे। और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि डेली का वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम अपने आज के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, समाज शास्त्र का कौन सा उपागम सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है? अंतःक्रियावादी, संघर्ष, प्रकार्यात्मक, सैद्धांतिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकार्यात्मक। तो समाजशास्त्र का उपागम जो सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है वो कौन सा है? प्रकार्यात्मक। इसे प्रकार्यात्मक उपागम को सामाजिक व्यवस्था से संबंधित क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रकार्यात्मक उपागम जो है ये क्या करता है, ये सिर्फ समाज में सामाजिक व्यवस्था को ही देखता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ ये कहता है कि समाज में जो है वो फंक्शन ही है, ये डिसफंक्शन की बात नहीं करता है, यानी कन्फ्लिक्ट की बात नहीं करता है कि समाज में फंक्शन के साथ साथ संघर्ष भी होता है। तो ऐसा इनका नहीं कहना है। तो ये समाज में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को ही देखते हैं, और सिर्फ यही मतलब इनको लगता है कि समाज में सिर्फ सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है, इसके अलावा समाज में और कुछ भी नहीं है। तो समाजशास्त्र का ये उपागम सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है वैज्ञानिक अध्ययन, समाज का विज्ञान, समाज विज्ञान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाज का विज्ञान। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी से कहना चाहती हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये हमारे जीआईसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, वो चाहे यूपी जीआईसी हो या फिर यूके जीआईसी हो, तो कहीं ना कहीं ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। और इनको सॉल्व करने से हमें बहुत ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट होता है और हमें ये भी मतलब अच्छे से समझ आता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं पुराने पेपर में। तो क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? समाज का विज्ञान। तो समाजशास्त्र क्या करता है? ये समाज का विज्ञान है, यानी समाज का अध्ययन करता है, समाज में जो व्यक्तियों के बीच संबंध पाए जाते हैं उनका अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन किसके निर्देशन में प्रारंभ किया गया था? ई बर्जिल, ई बर्गेस, ई डब्ल्यू स्मॉल, जी समनर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जी समनर। और जी समनर जो है ये मतलब 2 वर्षों में मतलब बाद में ये जो है अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद जो था उसके अध्यक्ष भी रहे थे। और ये समाजशास्त्र का सबसे पहला शुरुआत कहाँ हुआ था? येल विश्वविद्यालय में ही हुआ था, अमेरिका में 1876 में। और किसके निर्देशन में हुआ था? जी समनर के। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन गलत है? समाजशास्त्री मूल्यों को तथ्यों के रूप में मानते हैं, समाजशास्त्र उन्मुखता में गैर भाग्यवादी होता है, समाजशास्त्र विशिष्ट अर्थ रखता है ना कि सामान्य अर्थ, समाजशास्त्र नैतिक अधिमानों को अभिव्यक्त करते हैं। तो इसमें से गलत कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समाजशास्त्र विशिष्ट अर्थ रखता है ना कि सामान्य अर्थ। तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि समाजशास्त्र जो है ये एक सामान्यीकरण विज्ञान है, ना कि विशेषीकरण विज्ञान, यानी ये एक सामान्य विज्ञान है, विशेष विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र जो है ये विशिष्ट व्यक्तियों, घटनाओं या समाजों के अध्ययन में रुचि नहीं लेता है। ये क्या करता है? ये सामाजिक घटनाओं और प्रक्रियाओं में रुचि लेता है। तो इसलिए समाजशास्त्र विशिष्ट अर्थ नहीं रखता है, बल्कि सामान्य विज्ञान है।
अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ पर हुई? फ्रांस में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में। देखिए, समाजशास्त्र का सबसे ज़्यादा विकास भी कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था, और अमेरिका में ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी। और इसके अलावा देखिए, एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति सबसे पहले 1876 में अमेरिकी विश्वविद्यालय में ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन मतलब शुरू हुआ था। और ग्रामीण समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति और विकास में अमेरिका के जो विद्वान थे उनका विशेष योगदान भी था। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी सामाजिक अध्ययन में कौन एक आवश्यक है? दिन प्रतिदिन भ्रमण, अध्ययन क्षेत्र और निदर्श, वाटिका और बगीचे, नदी क्षेत्रों का दौरा। तो इसमें से सामाजिक अध्ययन में कौन सा एक मतलब आवश्यक है, यानी अगर आप सामाजिक अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें कौन ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अध्ययन क्षेत्र और निदर्शन। यानी आप कहाँ पे कौन से क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं और वहाँ से क्या सैम्पलिंग कर रहे हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक विज्ञान एवं समाज विज्ञान मुख्य शाखाएं हैं? विज्ञान की, विशुद्ध विज्ञान की, व्यवहारिक विज्ञान की, भूविज्ञान की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान की। क्योंकि देखिए, जो प्राकृतिक विज्ञान होता है और समाज विज्ञान, ये विज्ञान की शाखाएं हैं, और हमारा जो समाजशास्त्र है ये किसकी शाखा है? तो ये शाखा है विशुद्ध विज्ञान की, सॉरी विशुद्ध विज्ञान की नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक विज्ञान एवं समाज विज्ञान मुख्य शाखाएं हैं? विज्ञान की, विशुद्ध विज्ञान की, व्यवहारिक विज्ञान की, भूविज्ञान की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान की। तो जो प्राकृतिक विज्ञान है और समाज विज्ञान है, ये मुख्यतः विज्ञान की शाखा है। और देखिए, प्राकृतिक विज्ञानों के अंतर्गत भौतिक जगत या उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, और जो सामाजिक विज्ञान है इसमें मानवीय क्रियाओं, समाज और सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा सही नहीं है? समाजशास्त्र का प्रयोग कल्पनात्मक विचार को शामिल करता है। समाजशास्त्री सामाजिक जीवन के बारे में पहले से जुड़े विचार को अलग रखते हैं। समाजशास्त्री मानव क्रिया के इच्छित और अनिच्छित परिणामों के बीच अंतर नहीं करते हैं। समाजशास्त्र मानव समाज का व्यवस्थित अध्ययन है। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा? समाजशास्त्र का प्रयोग कल्पनात्मक विचार को शामिल करता है, ये सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में किसने व्यक्त किया कि सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उसकी पद्धति में निहित होती है, विषय वस्तु में नहीं? स्टुअर्ट चेज, कार्ल पियर्सन, एल बर्नार्ड, जी लुंडबर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन ने कहा था कि सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उसकी पद्धति में निहित होती है, विषय वस्तु में नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसने व्यक्त किया कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है? तो ये परिभाषा है, सामान्यीकरण मूलक विज्ञान किसने कहा? मैकाइवर, मार्क्स, पेरेटो, सोरोकिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोरोकिन। तो ये सोरोकिन की परिभाषा है समाजशास्त्र को लेकर के। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, नायर कौन है? एक जाति, एक जनजाति, एक मुस्लिम समुदाय, एम शाह। ये कैसा अजीब सा ऑप्शन दिया, एम शाह क्या है? तो नायर जो है ये क्या है? ये एक जनजाति है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये एक मातृसत्तात्मक जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसने बहिष्कृत जाति पद का प्रयोग अपनी पुस्तक में अनुसूचित जातियों हेतु ब्रिटिश कालीन भारत में किया? जी.एस. घुरिये, S.H. रिजले, J.H. हट्टन, M.N. श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, J.H. हट्टन। J.H. हट्टन ने बहिष्कृत जाति पद का प्रयोग अपनी पुस्तक में किया था अनुसूचित जातियों हेतु ब्रिटिश कालीन भारत में। अगला क्वेश्चन है, किसने सामाजिक स्तरीकरण को उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन कहा? पी जिन्सबर्ग, रेमंड मूरे, एफ लुमले, एम न्यूमेयर। तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी रेमंड मूरे। रेमंड मूरे ने सामाजिक स्तरीकरण को उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन कहा था। अगला क्वेश्चन है, किसने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया? पीढ़ियों की गहराई, जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, इरावती कर्वे, के.एम. कपाड़िया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा के.एम. कपाड़िया। के.एम. कपाड़िया ने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया है और इरावती कर्वे ने संयुक्त परिवार के प्रकार्यात्मक पक्ष का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है? जी.पी. मर्डॉक, ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन, आई.पी. देसाई, एम.एन. श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जी.पी. मर्डॉक। जी.पी. मर्डॉक ने परिवार को एक सार्वभौमिक संस्था कहा था। इन्होंने इसे मानव जाति की जीवन और सामाजिक निरंतरता के लिए आवश्यक बताया था परिवार को। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने नातेदारी का अणु शब्द को गढ़ा है? रेडक्लिफ ब्राउन, मर्डॉक, लेवी स्ट्रॉस, क्रोबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लेवी स्ट्रॉस। नातेदारी का अणु जो शब्द है ये किसने दिया था? ये लेवी स्ट्रॉस ने दिया था। इनके अनुसार जो समृद्ध संबंध है रिश्तेदारी की सबसे बुनियादी और अतार्किक इकाई को जन्म देती है, जिसे इन्होंने रिश्तेदारी का परमाणु कहा है। और लेवी स्ट्रॉस ने नातेदारी का अणु किसे किसे कहा है? तो इन्होंने पति पत्नी, उनके बेटे और पत्नी के भाई के रूप में यानी मामा को परिभाषित किया है कि ये चारों क्या है? नातेदारी के अणु हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नातेदारी चार्ट में इस चिन्ह का क्या मतलब है? स्त्री, पुरुष, विवाहित, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पुरुष। तो ये किसका चिन्ह है? ये पुरुष का है। अगर एक यहाँ पे गोला होता तो वो किसका चिन्ह होता? वो होता महिला का। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है निकटाभिगमन निषेध सार्वभौमिक रूप से पाए जाते हैं। कारण आर है निकटाभिगमन निषेध का कारण निकट संबंधियों के बीच यौन संबंधों के लिए प्राकृतिक अरुचि का होना है। तो देखिए इसमें से पहला तो सही है, कथन जो है कि निकटाभिगमन निषेध सार्वभौमिक रूप से पाए जाते हैं, ये सही है। लेकिन कारण जो इसका है कि निकटाभिगमन निषेध का कारण निकट संबंधियों के बीच यौन संबंधों के लिए प्राकृतिक अरुचि का होना है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए ए सही है और आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। देखिए सभी समाजों में कुछ ऐसे नियम होते हैं जो व्यक्तियों की विशिष्ट श्रेणियों के बीच विवाह और लैंगिक संबंधों को स्वीकृति नहीं प्रदान करते हैं, जैसे पिता पुत्री, माता पुत्री, सहोदर भाई बहन, ये सभी। तो इन सभी के बीच क्या होता है? लैंगिक संबंधों की स्वीकृति नहीं होती है। इस प्रकार के निकटतम संबंधी जो होते हैं उनके बीच मतलब ये वर्जित होता है। लैंगिक संबंधों को ही क्या कहा गया है? निकटाभिगमन निषेध कहा जाता है। और जो निकटाभिगमन निषेध का दायरा है ये हमेशा रक्त संबंधियों द्वारा ही निर्धारित नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा रक्त संबंधियों द्वारा ही निर्धारित हो। तो इसलिए जो हमारा कारक है वो क्या है? वो गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, नातेदारी को वर्गात्मक और वर्णात्मक के रूप में किसने वर्गीकृत किया? जी.पी. मर्डॉक, ए.आर. ब्राउन, बी. मैलिनोवस्की, एल.एस. मॉर्गन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एल.एस. मॉर्गन। तो देखिए मॉर्गन ने नातेदारी में प्रयुक्त परिभाषित शब्दावलियों की दो व्यवस्थाओं की चर्चा की थी, वर्गात्मक और वर्णात्मक। देखिए वर्गात्मक व्यवस्था में इन्होंने बताया कि नातेदारी में प्रयुक्त शब्दावली के अंतर्गत एक ही शब्द के द्वारा मतलब अलग अलग प्रकार के नातेदार जो होते हैं उनको वर्गीकृत किया जाता है या उनको संबंधित किया जाता है। जबकि वो जो वर्णात्मक व्यवस्था होती है उसमें हर नातेदार शब्द को केवल एक खास नातेदार एवं खास संबंधी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए कुल मिला के कहने का मतलब है जो वर्गात्मक नातेदारी होती है इसमें क्या होता है कि एक ही शब्द को मतलब अलग अलग नातेदारों के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब एक ही शब्द को सभी के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो वर्णात्मक होता है इसमें क्या होता है कि एक शब्द जो होता है वो केवल एक मतलब खास नातेदार के लिए ही इस्तेमाल होता है। जैसे माँ के भाई को मामा कहते हैं, पिता के भाई को चाचा कहते हैं और पिता की बहन को बुआ कहते हैं, पिता की बहन को बुआ कहते हैं, उनके पति को फूफा। तो ये सारे क्या है? ये मतलब किसी एक इंसान के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है
सभी के लिए नहीं किया जाता है, और बल्कि जो वर्गात्मक होता है इसमें क्या होता है कि जैसे अंकल है तो जैसे वर्णात्मक जो नातेदारी है उसमें जैसे कि फादर के लिए मतलब पिता के लिए सिर्फ पिता, माँ के लिए सिर्फ पिता माता का वर्णन किया जाता है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये वर्णात्मक नातेदारी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, ग्रामीण सामाजिक आंचल में संयुक्त परिवार विलुप्त होते जा रहे हैं। कारण है क्योंकि संयुक्त परिवार में व्यक्तिगत सफलता को मान्यता नहीं दी जाती है। इसका कूट में जब उसमें देना है जवाब, ए तथा आर सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला वाला कथन सही है, ग्रामीण सामाजिक अंचल में संयुक्त परिवार विलुप्त होते जा रहे हैं। कारण जो है हमारा, संयुक्त परिवार में व्यक्तिगत सफलता को मान्यता नहीं दी जाती है, ये भी सही है। लेकिन इन दोनों का जो व्याख्या है वो सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में किसने 4 प्रकार की नातेदारी की शब्दावली जैसे वंश, पीढ़ितर, सहपक्षियों का विभाजन, सही पक्षियों का मिलन का प्रयोग किया। यानी वंश, पीढ़ितर, सहपक्षियों का विभाजन और सही पक्षियों का मिलन, इसका प्रयोग किसने किया? एलिस मॉर्गन, जीपी मर्डॉक, आर.एस. लोवी, ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एलिस मॉर्गन। देखिए एलिस मॉर्गन ने 4 प्रकार की नातेदारी शब्दावली का प्रयोग किया था, जैसे वंश, पीढ़ितर, सहपक्षियों का विभाजन और सही पक्षियों का मिलान। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक पक्षी वंशक्रम नहीं है? एक पक्षी वंशक्रम नहीं है। पितृपक्षी वंशक्रम समूह, मातृपक्षी वंशक्रम समूह, दोहरा वंशक्रम समूह, सजातीय वंशक्रम समूह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दोहरा वंशक्रम समूह। दोहरा वंशक्रम समूह जो होता है ये एक पक्षी वंशक्रम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, नातेदारी के मैत्री वैवाहिक संबंध के सिद्धांत को किसने विश्लेषित किया? नातेदारी के मैत्री वैवाहिक संबंध को। ऑप्शन है ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन, सी. लेवी स्ट्रॉस, ए.एल. क्रोबर, टी. सैनिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस। इन्होंने नातेदारी के मैत्री वैवाहिक संबंध के सिद्धांत को दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, वंशावली प्रविधि संबंधित है जाति सूचना से, वर्ग सूचना से, नातेदारी सूचना से, मित्रता आधारित सूचना से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नातेदारी सूचना से। तो जो वंशावली प्रविधि होती है ये किससे संबंधित है? ये नातेदारी सूचना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित भारतीय समाजशास्त्रियों में किसने विवाह और परिवार का सघन अध्ययन किया है? जी.एस. घुरिये, के.एम. कपाड़िया, ए.आर. देसाई, योगेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, के.एम. कपाड़िया। के.एम. कपाड़िया ने विवाह और परिवार का सघन अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन से समाजशास्त्री का यह अवलोकन भारत में परिवार के अध्ययनों में है कि हिंदू भावनाएं अभी भी संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं? आई.पी. देसाई, वाई.बी. दामले, के.एम. कपाड़िया, इरावती कर्वे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, के.एम. कपाड़िया। भारत में परिवार के अध्ययनों में के.एम. कपाड़िया का कहना था कि हिंदू भावनाएं जो है वो अभी भी संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन एक बहिर्विवाह का उदाहरण नहीं है? गोत्र बहिर्विवाह, प्रवर बहिर्विवाह, पिंड बहिर्विवाह, वर्ण बहिर्विवाह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ण बहिर्विवाह। वर्ण बहिर्विवाह का उदाहरण नहीं है, यह सामाजिक संगठन का आधार है। अगला क्वेश्चन है, किसने अंतः विवाह की विवेचना जाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में की है? अंतः विवाह की विवेचना जाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में किसने की है? जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, एन.के. दत्ता।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीएस घुरिये। जीएस घुरिये ने अंतर्विवाह की विवेचना जाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में की है। इनका कहना है कि जाति जो है जाति समाज चाहे आज बातों में कितना ही बदल गया हो, इसकी जाति के अंदर जो विवाह करने की प्राचीन विशेषता है वो अभी भी वही है और इसे बनाए हुए है। अगला क्वेश्चन है, एक निम्न जाति की स्त्री का विवाह एक उच्च जाति के पुरुष के साथ को कहते हैं प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह, एक पत्नी विवाह, बहुपत्नी विवाह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुलोम विवाह। और जब एक उच्च जाति की लड़की से एक निम्न जाति के लड़के की शादी होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्री समाज का अध्ययन दो स्तरों पर करते हैं, वो दो स्तर कौन से हैं? आदिम एवं आधुनिक, परंपरागत एवं आधुनिक, सूक्ष्म एवं बृहद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म एवं बृहद, यानी माइक्रो और मैक्रो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समाजशास्त्र के विशेषात्मक संप्रदाय से संबंधित है? टॉनिज, हॉबहाउस, जिन्सबर्ग, दुर्खीम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टॉनिज। तो देखिए, विशेषात्मक संप्रदाय यानी जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है उसी को विशेषात्मक संप्रदाय कहा जाता है। तो इससे कौन संबंधित है? टॉनिज। इसके अलावा स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन कौन संबंधित हैं? जॉर्ज सीमेल, वीरकांत, वानबीज और हैं दो चार लोग। और देखिए, जो ये स्वरूपात्मक संप्रदाय के लोग हैं तो जो जॉर्ज सीमेल है वो इसके सबसे मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं। और इस सिद्धांत से संबंधित जो इसके अलावा और हैं, मैक्स वेबर हैं और भी लोग हैं। इनकी मान्यता क्या है कि जो जैसे मतलब अन्य विज्ञान हैं, जैसे राजनीति शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, इतिहास हो गया, भौतिक शास्त्र हो गया, तो जैसे ये सारे के सारे विज्ञान हैं मतलब एक स्वतंत्र विज्ञान है, विशेष विज्ञान है, उसी तरह समाजशास्त्र भी एक स्वतंत्र और विशेष विज्ञान होना चाहिए। इनका ये मानना था स्वरूपात्मक संप्रदाय वालों का। जबकि जो समन्वयात्मक संप्रदाय के लोग थे, इनका मानना क्या था कि जो समाजशास्त्र है वो विशिष्ट विज्ञान नहीं बल्कि एक सामान्य विज्ञान होना चाहिए। और इसके मुख्य समर्थक कौन थे? तो इसके मुख्य समर्थक थे हॉबहाउस, दुर्खीम, सोरोकिन और जिन्सबर्ग। ये चारों समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित है, यानी सिंथेटिक स्कूल से। अगला क्वेश्चन है, स्वरूपात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज सीमेल। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित कितने संप्रदाय संबंधित हैं? 5, 4, 3, 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित दो संप्रदाय हैं, कौन कौन से? स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक समाजशास्त्र का अभ्युदय किसके साथ संबंधित है? वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, कार्मिक प्रबंध सिद्धांत, मानव संबंध उपागम, संरचनात्मक उपागम सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है, समाजशास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है, समाजशास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान है, समाजशास्त्र एक अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समाजशास्त्र एक अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है। समाजशास्त्र के बारे में यह कथन सही है और जो सामाजिक संबंध है ये स्वयं भी अमूर्त है और उसके अध्ययन की विधि भी जो है वो अमूर्त सिद्धांत पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान और सामान्य समाजशास्त्र में विभक्त किया? जिन्सबर्ग, दुर्खीम, सोरोकिन, मर्टन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एमाइल दुर्खीम। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र के क्षेत्र में नियमहीनता की अवधारणा का निम्नलिखित में से विद्वानों के किस युग्म ने प्रयोग किया? दुर्खीम एवं मर्टन, मार्क्स एवं वेबर, मर्टन एवं कांट, सभी सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्खीम एवं मर्टन। इन्होंने नियमहीनता की अवधारणा का प्रयोग किया था। सबसे पहले दुर्खीम ने किया था, उसके बाद मर्टन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास से संबंधित नहीं है? राजनीति दर्शन शास्त्र, इतिहास का दर्शन शास्त्र, जैविक विकास के सिद्धांत, सामाजिक और राजनीतिक सुधार आंदोलन, औद्योगिक क्रांति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई,
यानी औद्योगिक क्रांति। तो देखिए समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास से संबंधित नहीं है औद्योगिक क्रांति, क्योंकि औद्योगिक क्रांति जो थी वो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पश्चिमी देश में हुआ था, तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति में बदलाव के कारण, और इसे औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए ये कब हुआ था, ये 18वीं व 19वीं शताब्दी में हुआ था, तो ये समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास से संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड्स आज की ये हमारे वीडियो थे, आज के हमारे क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोज़ अपलोड होती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।